So in this video we will learn how to track your weekly performance of all your brands products. So ये ब्रांड आपका अपना भी हो सकता है, आपके क्लाइंट का भी हो सकता है. अब हम आपको उसमें क्या चीज़ें ट्रैक करनी होती हैं तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे और किस तरह से करनी होती है इन ईजी वे. अगर आपकी मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो इसके अंदर जो प्रोसीजर है वो सब में आपने वो वन टाइम ही करना होगा और रेप्लिकेट आपकी सारी प्रोडक्ट के ऊपर हो जाएगा. आपने जस्ट मेन फाइल को, जो ये टू फाइल्स आपको दिख रही हैं, दोनों फाइलों को आपने जस्ट डुप्लीकेट करना होगा और एसएन को अपने पोर्टफोलियो के नेम को चेंज करना होगा. तो वो आपके लिए वन शॉट आपको एक ही दफ़ा इस पर वर्क करना होगा और वो आपकी सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होगा. उससे पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत पेश आई और हमें इसको क्यों करना चाहिए मैन्युअली, जब एज़ वी नो कि यहाँ पे बहुत सारे मार्केट में टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं. सो बेसिकली कुछ मैट्रिक्स मुझे पर्सनली फेस हो रहे थे अपने ब्रांड के लिए, जहाँ पर मैं ये देखना चाह रहा था कि मुझे क्या क्या मेरा कीवर्ड रैंक ट्रैकर भी मुझे मिल जाए. वहाँ पर मैं अपने कीवर्ड्स की रैंक की परफॉर्मेंस भी देखूँ और मैं अपने साथ में अपनी ऑर्डर्स वेलोसिटी सब चीज़ें भी देखूँ और मैं उसके अंदर अपना ब्रेक इवन कन्वर्जन रेट भी देखूँ, वो सारी चीज़ें. लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई ऐसा टूल नहीं मिला जो सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें एक ही जगह पे मुझे दिखाता हो. और यही मुझे प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि इन तीनों चीज़ों के लिए मुझे डिफरेंट टूल्स को परचेज़ करना पड़ेगा, फिर डिफरेंट टूल्स पे आके चेक करना पड़ेगा. मैं चाहता था ये सारी चीज़ें मुझे एक ही विंडो में दिख जाए. अब वो मुझे क्यों चाहता था मैं, उसका क्या फ़ायदा था, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम उसको देखेंगे कि इसके डेटा को पढ़ते किस तरह से और किस तरह से हेल्पफुल रहता है. क्योंकि हमारे साथ समटाइम प्रॉब्लम ये होती है कि जो हमारे सिम्टम्स दिख रहे होते हैं हम उसको समझ होते हैं कि यही हमारी प्रॉब्लम है. आपको एक गलत आपको दिखा कि CVR इम्प्रूव नहीं है या CVR आपका इम्प्रूव नहीं है, हम समझते हैं बस क्योंकि हमारी प्राइसिंग सही नहीं है, हमारी लिस्टिंग सही नहीं, तो यही प्रॉब्लम हो सकता है. जबकि ये एक सिम्टम था, उसने आपको एक सिग्नल दिया कि यहाँ पे पोटेंशियल प्रॉब्लम है, तो आपने वहाँ को उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या थी. उस आइडेंटिफिकेशन के अंदर हमको ज़रूरी नहीं है कि उसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम उसको देख सकते हैं. तो क्या चीज़ें होती हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. सो हम सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं और हम इसमें पहले डेटा को इंपोर्ट करेंगे. ठीक है, हम इसमें ज़्यादा टाइम देंगे, देन उसके डेटा को हम लोग पढ़ना सीखेंगे कि उसकी इंसाइट्स क्या है, वो कितना हेल्पफुल है और कितने ही ज़रूरत की चीज़ है. सो आपके पास आपको इस ट्रैकिंग को, इस रिपोर्टिंग को बनाने के लिए 4 आपको रिपोर्ट्स दरकार हैं जो आपने इसके अंदर इंपोर्ट करनी होंगी. उसमें एक है आपका एक्सरे का डेटा, दूसरा आपका बिजनेस रिपोर्ट का डेटा, तीसरा आपका PPC का पोर्टफोलियो रिपोर्ट और चौथा आपका सेल बुक का डेटा. इसमें मैंने कुछ ऑटोमेशन ऑलरेडी करी हुई है तो वो भी हम देख लेंगे किस तरह से. सबसे पहले हम लोग इसमें एक्सरे का डेटा ऐड करते हैं. अगर आपकी सिंगल लिस्टिंग है तो यहाँ पे आप अपना SN डाल लें या अपना मेन कीवर्ड डालें. अगर आपकी प्रोडक्ट ऑलरेडी फर्स्ट पेज पर है, वरना तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि अपना SN डाल दें यहाँ पर. और जिस यहाँ पर SN डालेंगे तो लिंक आपका ऑलरेडी बन जाएगा एक्सरे के लिए. आपने जैसे इसको ओपन करना है और आपकी लिस्टिंग यहाँ पे डायरेक्ट शो हो रही होगी. लेट मी शो यू. अगर मैं इसे खोलता हूँ तो यहाँ पर आपकी लिस्टिंग शो हो रही होगी. आप एक्सरे रन करें और CSV फॉर्मेट के अंदर इस फाइल को डाउनलोड कर लें. सिंपल एज दैट. लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर और भी प्रोडक्ट्स हैं और अगर आपको सबके लिए एक्सरे का डेटा निकालना है तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप अपनी लिस्टिंग को ऑन करें. आपने बिलो दी बाय बॉक्स अपने यूज़र नेम पर जाएँ, अपने ब्रांड नेम के ऊपर जाएँ जो आपका सेलर सेंटर नेम है. स्टोर फ्रंट में जाइएगा एंड देन जैसे आप ब्रांड नेम पे जाएंगे अपने तो आपको सी ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है. अगर आपकी प्रोडक्ट्स 5 6 7 8 हैं तो आपको ये शो हो रहा होगा, तो आप इसको ओपन करें एंड देन जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको आपकी ब्रांड की जितनी भी प्रोडक्ट्स थी वो सारी की सारी शो हो जाती है. समटाइम्स ये शो करता है, समटाइम्स शो नहीं करता, क्योंकि अभी इसमें एक प्रोडक्ट है तो भी शो कर रहा है, वरना समटाइम्स ये शो नहीं कर रहा होता यहाँ पर. एनी हाउ, अगर ये शो कर रहा हो आप अपनी ब्रांड पे जाएँ और अपनी लिस्टिंग आपकी ब्रांड की सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ जाएंगी. आप इसके ऊपर एक्सरे रन करें. ओके, एंड देन आप अपने इसमें एक्सपोर्ट डाउनलोड एज CSV फाइल. या आप इस फाइल को अपनी डाउनलोड कर लें एंड देन आप इसमें आपने यही फाइल इंपोर्ट करनी होगी एक्सरे की टैब के अंदर. ओके, देन हमारे पास बिजनेस रिपोर्ट है एंड हमारे पास पोर्टफोलियो रिपोर्ट है एंड सारी प्रोफाइल. हम बिजनेस रिपोर्ट को देख लेते हैं. तो हमने जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे लिंक के ऊपर तो आप अपने बिजनेस रिपोर्ट सेलर सेंटर के अंदर बिजनेस रिपोर्ट के अंदर आएंगे. आपने अपने बिजनेस रिपोर्ट के अंदर 2 डेज़ का बफर देना है, क्योंकि सर बिजनेस रिपोर्ट आपको लास्ट 2 डेज़ का डेटा नहीं देती हुई, जो कि लेटेस्ट लास्ट 2 डेज़ होते हैं उसका डेटा नहीं दे रही होती हैं. और आपको 1 वीक का डेटा इसमें डाउनलोड करना है जो भी आपका वीक है. और इसका बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि आप मंडे के दिन रिपोर्टिंग करें और लास्ट वीक का संडे से लेकर सैटरडे का पूरा डेटा डाउनलोड कर लें आपका.
तो इसमें होता ही है कि आप मंडे और संडे का डेटा आपका आता नहीं है, लास्ट 2 डेज़ का बफर भी हो जाता है और आपका पूरा वीक का डेटा एक्चुअल जो डेटा होता है वो आपके पास डाउनलोड हो जाता है। तो यही सबसे बेस्ट प्रैक्टिस रहती है इसके अंदर। दैट्स वाई जो अगर आप देखेंगे कि कुछ जो ब्रांड्स होते हैं वो मंडे के दिन ही अपनी रिपोर्टिंग करते हैं, और अमेजोन के अंदर जो AWD का भी स्टॉक्स अगर आप देखेंगे रिप्लेसमेंट, तो वो मंडे के दिन ही हो रही होती है। सो इस हिसाब से ये वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है जब आप इन्वेंट्री को भी मैनेज कर रहे होते हो। तो मंडे के दिन रिपोर्टिंग करें। और अगर आप पाकिस्तान टाइम से बात करें तो आप 12 बजे के बाद करें, क्योंकि 12 बजे के बाद आपके डेटा अपडेट हो जाता है वहाँ पे 12-1 बजे के टाइम पे। 1 PM की बात कर रहा हूँ मैं, और हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं दोपहर के 12-1 बजे की बात कर रहा हूँ। अब उसके टाइम पे अगर अपने मंडे के दिन करें रिपोर्टिंग तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सारा डेटा उस टाइम तक अपडेट हो चुका होता है बिजनेस सेलर सेंटर के अंदर। देन आपने इस रिपोर्ट को भी डाउनलोड कर लेनी है। ये होती CSV फॉर्मेट के अंदर है। सेम दैट्स इट, आपकी इसमें सारी फाइल्स आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। ओके, अब हम PPC की बात करते हैं। तो PPC के अंदर हमको पोर्टफोलियो का डेटा चाहिए। आप पोर्टफोलियो पे जाएँ अपने, और यहाँ पे सारे फ़िल्टर को रिमूव कर दें, कोई फ़िल्टर ना रखें इसके अंदर। और क्योंकि यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे मैं अपने डेटा हाइड करना चाहता था, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे गार्लिक प्रेस डाला हुआ है, क्योंकि इस पोर्टफोलियो में कोई सी प्रोडक्ट नहीं है, सो दैट्स वाई इसमें कुछ शो नहीं हो रहा। आपने यहाँ पे कुछ भी हो तो आपने सब डिलीट कर देना है, आपके पास कुछ भी होना चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करनी है सेम डेट रेंज विच यू चूज़ इन दी बिजनेस रिपोर्ट। सो आपने वही डेटा हमने यहाँ पे सेलेक्ट करी हुई है, एंड देन सेव। जैसे इसको सेव करेंगे देन हमने इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक करके इसके डेटा को डाउनलोड कर लेना है। सो हमने क्या क्या डाउनलोड कर लिया, हमने एक्सरे की रिपोर्ट डाउनलोड कर ली, हमने बिजनेस रिपोर्ट को डाउनलोड कर लिया, और हमने कैंपेन्स PPC की भी कैंपेन्स के पोर्टफोलियो को भी डाउनलोड कर लिया। मेक श्योर कि आपके जो ईच प्रोडक्ट है उसके अंदर आपका जो पोर्टफोलियो नेम है वो आपका प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड ही डला हुआ हो, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में। अब हम बस फोर्थ फाइल जो रहती है वो है सेरिबो की। हम सेरिबो की फ़ाइल को भी देख लेते हैं किस तरह से डाउनलोड करना है। आपके पास 2-3 तरीके हैं। सिंपल है, आप अपना SN को पकड़ें और रिवर्स SN ऐसे ईलियम में जाएँ, रिवर्स SN के ऊपर अपने रिवर्स SN के टूल में जाकर अपने SN को पेस्ट कर दें और रिपोर्ट को डाउनलोड करना है। ये बिल्कुल सिंपल वे है। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और आप सबका रिवर्स SN करना चाहते हैं और इसके अंदर इम्पोर्ट करना चाहते हैं इस फॉर्मेट को यूज़ करते हुए, देन उसके इसके अंदर आपके पास बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपने एसेंस को की लिस्ट को यहाँ पे पेस्ट करें, और इस लिंक को जो मैंने ऑलरेडी एक फार्मूला बनाया हुआ है इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, या Ctrl+C और Ctrl+V कर दें नीचे तक, और यहाँ पे अपने एसेंस को डाल दें जो भी आपके मल्टीपल एसेंस हैं। लेट्स से मैं इसको एग्जांपल में यार एसेंस को डाल रहा हूँ। तो ये आपके सारे फाइल्स के ऊपर हीलियम 10 का जो रिवर्स एसेंस का ऑटोमेटेड लिंक है वो बन जाएगा। आपने जैसे इस लिंक को मल्टी टैप ओपनर एक एक्सटेंशन होती है, उससे आपको हेल्प आउट होगी कि आप इन सारे लिंक्स को वन शॉट में खोल सकते हैं। तो आप वन शॉट के अंदर सारे के सारे लिंक्स को डाउनलोड करके डंप कर सकते हैं, तो आपका प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा इस केस के अंदर। तो मैं इसको Ctrl+Z कर देता हूँ, लेकिन आपको उसके लिए हीलियम 10 की ID लाजमी चाहिए होगी। ये मेरी अकाउंट की ID डली हुई हीलियम 10 की, आपको अपने अकाउंट की हीलियम 10 की ID डालनी होगी, अदरवाइज़ ये वर्क ही नहीं करेगा, चाहे वो मेरी हो या किसी की भी हो। अगर आपने अपनी ID सही नहीं डाली होगी तो अपनी हीलियम 10 की ID को एक राइट ID डाल दें। अगर आप टूल यूज़ कर रहे हैं कोई लाइक अगर आप शेयर टूल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें किस तरह से करेंगे, दोनों का प्रोसेस सेम ही होगा, ठीक है। तो लेकिन शेयर टूल में होता ही है कि IDs चेंज होती रहती हैं, तो जब आपको हर दफ़ा फिर ID को अपनी चेंज करना पड़ेगा उस केस के अंदर। तो इसको करना किस तरह से है, आपने पहले अपनी लिस्टिंग को ही खोल लेना है। लेट से मैं इस लिस्टिंग को खोलता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं रिवर्स कर रहा हूँ और मुझे ID चाहिए भी हीलियम 10 की। तो मैं इस पर आऊँगा और देन मेरा टूल ऑलरेडी लोड हुआ होगा इसके ऊपर। देन मैं यहाँ पे अपनी इस कीवर्ड वाले टैब को या बटन को मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मेरे इस एसन को रिवर्स एसन कर देगा। जब ये रिवर्स एसन कर देगा तो मुझे इसके टॉप के क्लिक के ऊपर URL बार के ऊपर जाऊँगा और मैं इसके लिंक को कॉपी कर लूँगा। अभी आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर वो टूल बार नहीं दिख रही होगी क्रोम की, क्योंकि मैंने इसके सेक्शन को हाइड करा हुआ है, दैट्स वाई मेरी स्क्रीन के। लेकिन जो हमारी टूल बार होती है जहाँ पे सारे वेब के एड्रेसेस सारे होते हैं, आपने उसको कॉपी कर लेना है ऊपर से, और आके आप कहीं पर भी उसको पेस्ट कर दें। मैं यहाँ पे अपनी इसी शीट में पेस्ट कर देता हूँ उसको। तो आप देखेंगे जो ये लास्ट की अकाउंट ID है मुझे यहाँ पे दिख रही है, और ये नंबर सेम ही है क्योंकि मैंने अपनी अकाउंट की ID राइट डाली हुई है। दैट्स इट, ये एक शॉर्टकट कह लें, एक हैक कह लें, ये है। आपने इस ID को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, देन आपके पास हीलियम 10 का रिवर्स एसन का ऑटो रिवर्स एसन फाइल का जो लिंक होता है वो जनरेट हो जाएगा यहाँ पर। वेरी सिंपल। अब यहाँ पे आपके पास सब चीज़ें रेडी हैं। अब हमने सब चीज़ों को ऑलरेडी डाउनलोड भी कर लिया है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे आप सेरिबो के अंदर आएंगे जब का रिवर्स एसन हुआ होगा, देन आपने जस्ट इसको एक्सपोर्ट बैक सेव एज CSV फाइल कर देना है। डाउनलोड एज मेरे ख्याल में ऐसा ही होगा, तो एज CSV फाइल करके डाउनलोड कर देना है। एक्सपोर्ट को आपके सारे फॉर्मेट CSV फाइल के फॉर्मेट होने चाहिए।
देन हम लोग अब इसको इंपोर्ट करते हैं अपने डेटा को। हम एक्सरे के अंदर आएंगे। ओके, एक्सरे के अंदर आके, और मोस्टली ऐसा होता है कि मेरी जो फाइल्स होती हैं उसमें जो A1 सेल होता है मैंने उसे हाईलाइट करा हुआ होता है इस निशानी के तौर के ऊपर कि मुझे इस सेल को सिलेक्ट करके सारे जो भी मैं अपनी रिपोर्ट को इंपोर्ट करूँगा तो वो यहाँ से शुरू हो। अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करके इंपोर्ट करूँगा किसी भी फाइल को तो वो डेटा यहाँ से शुरू होगा। तो मेक श्योर कि जब भी आपने कोई भी फाइल अब इसमें इंपोर्ट करनी है तो आपने हाईलाइटेड सेल को सिलेक्ट लाजमी करना है। अदरवाइज़ जहाँ पर भी आपने सिलेक्ट करा हुआ होगा अपने सेल को वो वहाँ से इंपोर्ट करके यहाँ से आपका डेटा फिर शुरू हो रहा होगा, जो कि टोटली नॉट मेक सेंस एनी, क्योंकि उसमें हमारे जो फार्मूले हैं वो पे काम नहीं कर रहे होंगे। मैं अगेन यहाँ पर आता हूँ, अपनी फ़ाइल पे जाता हूँ ऊपर, एंड देन इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, अपलोड पे आता हूँ, और यहाँ पे मैं अपने एक्सरे के डेटा को इंपोर्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं अपने एक्सरे की फ़ाइल को इंपोर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन पे रिप्लेस डेटा सिलेक्टेड सेल्स और मैं चेक मार्क को ऑन रखूँगा, एंड देन इंपोर्ट डेटा। क्योंकि ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए तो मैंने यहाँ पे कुछ डमी डेटा डाला हुआ है। हो सकता है हमारे रिपोर्टिंग में शायद गड़बड़ दिखे क्योंकि सब डमी डेटा है। देन मैं BR बिजनेस रिपोर्ट पे आऊँगा। अगेन मैं सिलेक्ट करूँगा अपने हाईलाइटेड सेल को, फाइल, इंपोर्ट, अपलोड पे आऊँगा, और मैं यहाँ से बिजनेस रिपोर्ट के डेटा को डालूँगा। तो यहाँ पर बिजनेस रिपोर्ट का डेटा यहाँ पर है हमारे पास। ड्रॉप डाउन पे रिप्लेस डेटा सिलेक्टेड सेल्स, चेक मार्क को मैं ऑन रखूँगा, एंड इंपोर्ट डेटा। अगेन देन मैं PPC के डेटा पे आऊँगा, शीट टैब में आऊँगा, एंड देन फाइल, सिलेक्टेड सेल को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, हाईलाइटेड सेल को, इंपोर्ट, अपलोड, ब्राउज करके PPC के डेटा को सिलेक्ट करके इसे हम इंपोर्ट कर देंगे, एंड रिप्लेस डेटा सिलेक्टेड सेल्स, चेक मार्क को ऑन, एंड इंपोर्ट डेटा। नाउ अब हम लोग हीलियम 10 के अंदर आएंगे, और हीलियम 10 के आने के बाद हम लोग यहाँ पर भी हाईलाइट सिलेक्टेड सेल को सिलेक्ट करेंगे, फाइल, इंपोर्ट, अपलोड, एंड यहाँ पे हम लोग H10 के डेटा को, सेरिबो के डेटा को बेसिकली यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। H10 स्टैंड फॉर एज यू नो हीलियम 10। सिलेक्टेड सेल्स, रिप्लेस डेटा सिलेक्टेड सेल्स, चेक मार्क करेंगे, चेक मार्क को हम ऑन ही रहने देंगे, इंपोर्ट डेटा। अब मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बताऊँ, जैसे कि आप देखेंगे सेरिबो की फ़ाइल में और बिजनेस रिपोर्ट की फ़ाइल में कॉलम्स आपको बहुत कम दिखेंगे। मैंने वही कॉलम्स रखे हैं जिसकी मुझे ज़रूरत है, ठीक है। और इसमें कुछ कॉलम्स ऐसे भी हैं जिसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पे शो हो रहे हैं। सो आपकी मर्ज़ी है, आपने सारे कॉलम डालने सारे डालने, या आप इन्हीं कॉलम को रखें। जितना शॉर्ट रखेंगे उतना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या डेटा चाहिए, सिर्फ कीवर्ड्स, सर्च वॉल्यूम, ऑर्गेनिक रैंक, ओके, और ऑर्गेनिक और स्पॉन्सर्ड रैंक। इसके अलावा पूरे शीट में किसी भी डेटा की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। आप चाहें तो ये डेटा रख लें, आप चाहें तो सारी फाइल्स रख लें, या आप चाहें तो इन 4-5 कॉलम्स को रख लें जिसका मैंने आपका भी जिक्र किया। PPC में सारा हमने कॉलम्स को रखे हैं, और BR रिपोर्ट के अंदर भी, बिजनेस रिपोर्ट के अंदर भी यहाँ पे बहुत लंबी लिस्ट होती है, वो भी नहीं आ रही है क्योंकि जब आप बिजनेस रिपोर्ट के अंदर जाएंगे, लेट मी शो यू, जब बिजनेस रिपोर्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है शो एंड हाइड सेल्स। तो यहाँ पे मैंने सेल्स को कुछ हाइड करा हुआ है, कुछ शो करा हुआ है। तो इट्स अप टू यू, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे वो डालें, क्योंकि इसके अंदर मोस्टली क्या ले रहा है, आपकी ब्रांड्स ऑर्डर्स को ले रहा होगा, सेशंस को ले रहा होगा, पेज व्यूज़ को ले रहा होगा, यूनिट्स को ले रहा होगा, यूनिट सेशन परसेंटेज को ले रहा होगा, जो काम की चीज़ें हैं हमारे पास सेल्स को ले रहा होगा, यही चीज़ों को ले रहा होगा। लेकिन ये जो पेज व्यूज़ परसेंटेजेस है शायद इसको कंसिडर नहीं करा, ना ही बाई बॉक्स को। एंड एक्सरे के अंदर भी सेम कैसे, जो इंपॉर्टेंट है वही डेटा हमने लिया हुआ होगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो डेटा नहीं लिया होगा। सो इट्स अप टू यू कि आप सबको रखना है सबको रखें, या शॉर्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है, तो चीज़ें ऑर्गेनाइज रहेंगी। दैट्स इट। एक बात का ख्याल रखिएगा कि जो भी आप प्रोडक्ट का पे काम कर रहे हो उसका नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा। जैसे कि इसके इसमें गार्लिक प्रेस है, तो मैं यहाँ पे गार्लिक प्रेस यहाँ पे इसके नाम को चेंज कर दूँगा ताकि वो आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आसानी रहे। और यहाँ पर भी आप गार्लिक प्रेस लिख दीजिएगा, और यहाँ पे KWT का मतलब है कीवर्ड ट्रैकर बेसिकली, ओके। सो दैट्स इट। अब हम यहाँ पर भी आपको इस फाइल में आपको नाम रीनेम करना होगा, और यहाँ पे गार्लिक प्रेस H10 बेसिकली हीलियम 10 उसकी फ़ाइल होगी। सो नाउ हम इस रिपोर्टिंग को देखते हैं, इस रिपोर्टिंग का फ़ायदा क्या है और ये इतना ज़रूरी क्यों है। सो सबसे पहले हमने आपका वीक आ गया, क्योंकि आपका फर्स्ट वीक है तो ये ऑटोमेटिकली वीक आ जाएगा। ये फार्मूला आपका लगा हुआ है, आपने कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हर वीक ऑटोमेटिकली आपका वीक 2, 3, 4, 5 जब तक आप इसको यूज़ करेंगे तब तक आपकी वीक बाय वीक खुद ब खुद चेंज करते रहेगा। तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी, ठीक है। आपको करना क्या होगा, बेसिकली आपको ये Ctrl+C करना होगा, एंड नीचे आके Ctrl+Shift+V कर देना होगा। तो नेक्स्ट वीक जब आप आएंगे तो ये सारे के सारे आपके ऑटोमेटिकली कॉलम्स आपके अपडेट हुए होंगे। बेसिकली नेक्स्ट वीक जब आप डेटा इंपोर्ट करेंगे तो आपकी डेट्स वगैरह भी चेंज हो जाएंगी, आपका वीक भी चेंज हो जाएगा, और आपके बाकी डेटा जो आप नया डेटा डालेंगे तो वो भी आपका डेटा आ जाएगा। मैं इसको एक बार फिर से चेक करता हूँ। ओके, सो बेसिकली ये आपके सेकेंड वीक
फोर्थ सेल से काम कर रहा है। तो जो भी आप डेटा इंपोर्ट करेंगे आपने फार्मूला बार से, बेसिकली फार्मूला बार है जहाँ पे सारे मैंने फार्मूला ऑलरेडी सेट करे हुए हैं, आपने इसे कॉपी करना है एंड फोर्थ पे एक का गैप देकर, ठीक है, क्योंकि मैं इसको मोस्टली इस वाली रो को मैं हाईलाइटेड रखता हूँ डिफरेंस के लिए, लाइक दिस, ताकि मुझे पता हो कि ये एक फार्मूला बार है, उस पर मुझे टच नहीं करना। तो यहाँ देखेंगे ऑलरेडी वीक 2 हो गया है, डेट अभी यही, क्योंकि ये आज की डेट से चल रहा है सारा हिसाब किताब। जब आप नेक्स्ट वीक आएंगे तो यहाँ की इसकी डेट्स चेंज हो चुकी होंगी। सो आपने नेक्स्ट वीक जब आएंगे तो आपने फिर इसको फार्मूला बार को कॉपी करना है और यहाँ पर आके कंट्रोल शिफ्ट वी एस फार्मूला कर एस नॉट एस फार्मूला एस वैल्यूज़ करना है, कंट्रोल शिफ्ट वी, ओके। सो इस तरह से आप इसको पेस्ट करते रहेंगे तो आपका वीक भी चेंज होता रहेगा और आप अपनी वीकली परफॉर्मेंस इस तरह से जज कर पाएंगे कि आज वीकली आप बेसिस पर क्या बिजनेस के अंदर ग्रोथ चल रही है, ओके। सो इट्स वेरी इजी टू चेक क्या परफॉर्मेंस चल रही है। सो हम लेट्स से हम इसमें डेटा को देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमारा वीक आ गया, वीक 1 2 3 की जब प्रोडक्ट लॉन्च हुई है, उसके बाद हमारी डेट ऑटोमेटिक दिखा रहा है और ये डेट में इसने ऑलरेडी लास्ट के 2 डेज़ को माइनस कर दिया है। जैसे हमने बताया कि बिज़नेस रिपोर्ट के अंदर, और हमने बिज़नेस रिपोर्ट लास्ट 2 डेज़ के लेटेस्ट 2 डेज़ के डेटा को नहीं देता, तो इस हिसाब से उसने उस हिसाब से उस डेट को ऑटोमेटिकली जज कर लिया, एडजस्ट कर लिया, ओके। सो यहाँ पे हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्जैक्टली वही डेट दिखा रहा है जो हमने बिजनेस रिपोर्ट और पीपीसी पोर्टफोलियो रिपोर्ट में हमने जो सेलेक्ट करी थी। यहाँ पर हमारा गार्लिक प्रेस आ रहा है, मेन प्रोडक्ट का नेम, जो ये प्रोडक्ट का नेम है मैंने यहाँ पे डेफिनेशन डाली हुई है, इट शुड बी सेम एज योर पीपीसी पोर्टफोलियो नेम, अदरवाइज ये पोर्टफोलियो के डेटा को फेच नहीं कर पाएगा अगर आपने यहाँ पे डेट, अगर आपने यहाँ पे सेम नहीं डाला हुआ। अगर आपने अपने मेन कीवर्ड नहीं डाला हुआ अपने पोर्टफोलियो पे, तो जो भी आपने पोर्टफोलियो पे नाम डाला वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। डेट्स वाइज इसको हाईलाइटेड भी करा हुआ, और डेट्स वाइज यहाँ पे पूरी उसकी डेफिनेशन और समरी भी दी हुई है कि आपने कौन सा नेम को एक्जैक्टली वही डालना है। एक्जैक्टली से मुराद ये है कि अगर आप मिसाल के तौर पर पीपीसी रिपोर्ट पर जाएँ तो जो पोर्टफोलियो नेम दिला हुआ यहाँ पे कंट्रोल सी इसको प्लेस दबाकर एंड देन यहाँ पर आगे कंट्रोल शिफ्ट वी एस वैल्यू कर दें, तो वो फिर वो उसी फैच पूरा पीपीसी के डेटा को फैच कर लेगा। SN should be very exactly same, just like as I give you the example of the portfolio, PPC portfolio। आपने पेरेंट लेवल का अपना SKU SN यहाँ पे डालना है लाजमी, और तभी फिर आपके पेरेंट लेवल के डेटा को ये फैच कर पाएगा। सो अगर अभी यहाँ तक आप बात को समझ गए तो होगा ये, जब भी आपको किसी और प्रोडक्ट का करना हो तो आप इस शीट को डुप्लीकेट करेंगे क्योंकि इसमें सारे फार्मूले लगे हुए हैं, एंड देन आपको सिर्फ 2 चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट के नेम को और SN को। होगा क्या, उसके बाद वो उस प्रोडक्ट का सारा डेटा को यहाँ पर शो करना शुरू कर देगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है जिसको आपने कंसिडर करना है, वो है आपका प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट इन डॉलर्स। आपने यहाँ पे अपना ग्रॉस मार्जिन या CM2 यहाँ पे ऐड करना है, जो हाईलाइटेड सेल्स है, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होगा, लेट्स से आपकी प्रोडक्ट, जो भी आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है माइनस लैंडिंग कॉस्ट, FBA फ़ी, रेफरल फ़ी, स्टोरेज फ़ी, और उसके बाद जो भी आपका प्रॉफिट बन रहा है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। तो ये आपका बेसिकली प्रॉफिट बिफोर द एडवर्टाइजमेंट, CM2 आपने यहाँ पे डालना है। ग्रॉस मार्जिन जैसे हम नॉर्मल यूज़ करते हैं, ग्रॉस मार्जिन आप हीलियम 10 को यूज़ कर सकते हैं, ग्रॉस मार्जिन के लिए हीलियम 10 कैलकुलेटर को भी यूज़ कर सकते हैं, और अमेजोन FBA कैलकुलेटर को भी यूज़ करके अपना ग्रॉस मार्जिन निकाल के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे आपने ग्रॉस मार्जिन डालना है। अब उससे फ़ायदा क्या होगा वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसकी रिपोर्टिंग की इंसाइट्स हैं क्या, इतना क्या इसमें ऐसा स्पेशल है जो हम इसको मैनुअली करना पड़ रहा है हमारे को। ऑल द आप इसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से कर सकते हैं। सो आपके पास आपकी प्राइस आ गई, ओके। आपके पास आपका रिव्यूज़ काउंट आ गए कि आपका रिव्यू काउंट क्या है, ये सब डमी डेटा है। सो आप इसको कंसिडर ना करें कि क्या इसमें नंबर शो हो रहे हैं। जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिएगा कि एक डेटा ज़रूरी क्या है इसके अंदर। रेटिंग्स आ गए आपके पास, ओके। एंड देन आपके पास आपकी डेली सेल्स वेलोसिटी आ गई, विच इज़ सुपर रेलिवेंट, ओके। अगर आपकी न्यू लॉन्च है या एग्जिस्टिंग लॉन्च है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की आपकी वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी अमेज़ॉन के अगर आप जिस भी पेज के ऊपर हो वो आपकी वेलोसिटी की वजह से हो, वेलोसिटी और कन्वर्जन की वजह से। तो ये आपको ये दोनों मैट्रिक्स को आपको देखना है कि जो अगर आपको टॉप 10 पे पहुंचना है या टॉप 4 पे पहुंचना है, तो जहाँ पर जो बंदा वहाँ पे वेलोसिटी को अचीव करना है, आपको सेम वेलोसिटी या उससे ज़्यादा वेलोसिटी चाहिए होगी। अगर आप सेम वेलोसिटी पे जाते हैं तब भी आप उस रैंक पे पहुँच सकते हैं अगर आपका कन्वर्जन उससे बेहतर है आपके कंपेटिटर से, या फिर आपको उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा कर दें तो आप वहाँ पे उसको क्रॉस कर दें तो आप उस रैंक पे पहुँच सकते हैं। तो उस केस के लिए हमको अपनी टारगेट वेलोसिटी सेट करनी पड़ती है कि हमारे कंपेटिटर की वेलोसिटी क्या है, और उससे हम थोड़ा सा आगे जाएँ तो हमारी क्या वेलोसिटी हो सकती है और किस तरह से वहाँ पर हम लोग सस्टेन कर सकते हैं, ओके।
और ये बाय द वे सम टाइम्स ये निश टू निश भी डिपेंड कर रहा होता है। कुछ निशेस मैंने ऐसी देखी हैं जिसके ऊपर वेलोसिटी शायद इतना इम्पैक्ट नहीं करती, लेकिन वहाँ पे आपका कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर होता है। अगर आपका कन्वर्जन रेट अच्छा है और आपकी वेलोसिटी थोड़ी कम भी है तो आप सस्टेन कर जाते हो टॉप 4 पे भी, टॉप 10 पे भी। काफ़ी निशेस के अंदर ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व भी किया है। पेज व्यूज़ एंड सेशंस। पेज व्यूज़ से सेशन में क्या डिफरेंस है? पेज व्यूज़ से होता है ये कि मिसाल के तौर पर मैं एक लिस्टिंग के ऊपर मैं गार्लिक प्रेस पे गया तो मेरा एक पेज व्यू हुआ। मैं गार्लिक प्रेस पे दोबारा गया 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद तो मेरा दो मेरे पेज व्यूज़ हो गए। लेकिन मेरा जो सेशन होगा वो एक ही कहलाएगा। क्यों? जो सेशन होता है वो यूनिक सेशन को कैलकुलेट करता है, यूनिक व्यूज़ को कैलकुलेट करता है, और जो पेज व्यूज़ होते हैं वो टोटल को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। सो सेशन कुछ डेफिनेशन के मुताबिक सेशन जो होता है वो 24 आवर्स तक का होता है। मिसाल के तौर पर मैं 24 आवर्स के अंदर अंदर जब भी मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर दोबारा जाऊँगा तो मेरा एक ही सेशन कर लाएगा। लेकिन मैं नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद जाता हूँ तो मेरे जो सेशन है मैं उसी लिस्टिंग में दोबारा जाऊँगा तो वो न्यू सेशन की मुझे काउंट करेगा। सो ये डिफरेंस होता है इसका सेशन के अंदर और पेज व्यूज़ के अंदर। तो अगर हमारे सेशन या पेज व्यूज़ डाउन हो रहे हों और हमारा इंप्रेशंस, वैसे तो ऐसा होता नहीं है कभी, लेकिन आपको पता लग जाता है कि अच्छा मेरी ओवरऑल सेशन डाउन हुए हैं या मेरे पेज व्यूज़ डाउन हुए हैं तो मेरा ऑर्गेनिक इतना ज़्यादा मेरा रीच नहीं है, तो मुझे अपनी ऑर्गेनिक शेयर के ऊपर काम करना पड़ेगा, ट्रैफिक के ऊपर काम करने का, रैंकिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा जिससे मेरा ऑर्गेनिक शेयर या सेशंस ज़्यादा आएँ। या आप उसको इससे भी देख सकते हैं कि समटाइम्स आपका एकदम टेकॉज सही, सब कुछ सही जा रही थी, लेकिन एकदम अगर टेकॉज ड्रॉप हुआ, अब टेकॉज इंक्रीज़ हो गया, आपने सोचा कि क्या मसला हुआ। ऑफकोर्स आपके ऑर्गेनिक ऑर्डर्स तो गिरे होंगे, लेकिन आप डायरेक्टली देखेंगे तो आपका सेशन और पेज व्यूज़ आपके ओवरऑल डाउन गए होंगे प्रीवियस वीक के मुताबिक, और आप देखेंगे आपके रैंक्स भी ड्रॉप हो गए होंगे। वो सब क्लियर पिक्चर आपको किस तरह से दिखेगी वो मैं अभी आपको शो कराऊंगा, क्योंकि ये सब सिम्टम्स हैं। उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है वो हम किस तरह से देखेंगे, वो हम इसको एनालाइज करेंगे। नाउ कॉस्ट पर सेशन इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये एक बहुत अच्छे मैट्रिक को हमारे को हेल्प करता है कैलकुलेट करने के लिए, तो दैट्स वाई इतना रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि आपका कॉस्ट पर सेशन कितना आ रहा है, जिस तरह के आपका CPC आता है। तो CPC सिर्फ अमेजोन PPC एडवर्टाइजमेंट के पैनल के लिए होता है कि वो सिर्फ PPC के क्लिक्स को देख रहा होता है, लेकिन सेशन में होता है कि आप ओवरऑल पूरी लिस्ट में कितना ट्रैफिक आ रहा है, उसका क्या CPC आपको पड़ रहा है, तो वो आप यहाँ से जज कर सकते हैं। देन यूनिट काउंट, आपका टोटल यूनिट्स कितने थे और टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी आई आपके पूरे अकाउंट के ऊपर, इस पर्टिकुलर SN के ऊपर सॉरी, और टोटल नंबर ऑर्डर्स क्या थे। ओके, ऑर्डर्स आपके कम हो सकते हैं और यूनिट्स आपके ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स लोग एक ऑर्डर में 2-3 यूनिट बाय कर लेते हैं अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस कम है या आपकी प्रोडक्ट की कुछ बिहेवियर इसका इस तरह का है कि जिसमें लोग एक से ज़्यादा बाय करते हैं, तो उस केस के अंदर। PPC इंप्रेशंस, एज यू नो नॉर्मल जो हमारे पास इंप्रेशंस आए हैं वो हैं, क्लिक्स आपके पास आ गए, CTR आपके पास आ गया, CPC आपके पास आ गया और PPC स्पेंड आ गया। PPC स्पेंड के पास आपके पास PPC सेल्स आ गई। नाउ अब हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जो शायद आपने कभी सुनी भी हो, शायद आपने कभी ना भी सुनी हो। ऑर्गेनिक ऑर्डर आपके पास कितने हैं वो उसने कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि डमी डेटा डाला हुआ है तो दैट्स वाई ये माइनस के अंदर दिखा रहा है। ये कभी होता है मतलब काफ़ी कमी होता है, ये तो ज़ीरो दिखाएगा, और माइनस में अगर दिखा रहा है तो इट मीन्स का 100% आपका PPC ट्रैफिक होगा। और आपको क्योंकि अमेजोन PPC में ये होता है कि आपको पास अमेजोन आपका 7 डेज़ की विंडोज़ होती है, आपकी एट्रीब्यूशन विंडो होती है। इट मीन्स क्या किसी ने बंदे ने आपकी क्लिक लिस्टिंग पे आज क्लिक करा और वो 5 दिन बाद परचेस कर लेता है, तो वो आपका PPC ऑर्डर के अंदर काउंट होगा उस वीक के अंदर, क्योंकि वो ऑल्दो आपकी रेंज के अंदर नहीं आ रहा, लेकिन आपकी एट्रीब्यूशन विंडो के अंदर आ रहा होता है। तो जो अमेजोन की एट्रीब्यूशन PPC की विंडो होती है वो 7 डेज़ की होती है, लास्ट 7 डेज़ की। सो दैट्स वाई जब आप सिस्टम की रिपोर्ट्स डाउनलोड करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको दिख रहा होता है कि लास्ट 7 डेज़ ऑर्डर, आपको टोटल ऑर्डर्स नहीं दिख रहे होते, लास्ट 7 डेज़ टोटल ऑर्डर्स दिख रहे होते हैं, क्योंकि वो 7 डेज़ की उसकी एट्रीब्यूशन विंडो होती है। सो अगर आपको माइनस में दिख रहा है तो समझ लेंगे कि 100% एक तो ट्रैफिक आपका PPC से आ रहा होगा, आपकी कोई भी रैंकिंग में कुछ चीज़ हुई नहीं, आपको कोई भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी नहीं मिला, ना ही ऑर्डर्स मिले। सो PPC ऑर्डर आपके आ गया, ऑर्गेनिक ऑर्डर आपके पास आ गए, ऑर्गेनिक ऑर्डर परसेंटेज आपके पास आ गया, और PPC ऑर्डर शेयर का आपका परसेंटेज आ गया। सो ये भी आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी कि ओके ये इतना परसेंटेज इसका आया हुआ, मतलब ऑर्गेनिक ऑर्डर शेयर कितना है आपका और PPC ऑर्डर शेयर कितना है, ये भी आपको इसी में ही दिख जाएगा। ये आपको तब हेल्प आउट करता है जब आपके पास कोई 40-50 वीक का डेटा आपके पास हो या लास्ट 10 वीक्स का डेटा हो, तो आप जब उसे कंपेयर करते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि मैं प्रीवियस वीक में क्या कर रहा था और अब मैं क्या कर रहा हूँ और क्या डिफरेंस है, क्या मार्केट में क्या फ्लक्चुएशन हुई है ओवरऑल, तो वो आप बड़ा ईजिली उसको जज कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट सेशन परसेंटेज, कि आपकी पूरी लिस्टिंग का कन्वर्जन कितना था। जैसा मैंने आपको बताया कि जो सेशंस होते हैं वो यूनिक होते हैं, एंड यूनिट सेशन परसेंटेज आपका यूनिट
कितने नए लोगों ने आपकी लिस्टिंग में से परचेज़ किया, ये आपको बता रहा होता है। तो यूनिक सेशन परसेंटेज आपके पास यहाँ पर आ गया। ये आपका कन्वर्जन, एक्चुअल कन्वर्जन आपका ये है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी हर चीज़ में काम आएगा। इनफैक्ट आप काफ़ी दफ़ा मेरी वीडियोस में भी देखेंगे कि मैं कन्वर्जन रेट के बारे में बहुत ज़्यादा बात करूँगा, क्योंकि अमेज़ॉन कन्वर्जन ड्राइव एल्गोरिदम है, ना कि गूगल की तरह है कि जिसमें वो कीवर्ड्स को प्रेफरेंसेस से देता है, या फिर लोगों की और चीज़ों को प्रेफरेंसेस देता है, क्लिक्स को, या उनके क्या कितना देर वो उस पेज के ऊपर रुके हैं उसके ड्यूरेशन को देखता है। वो अलग है, वो गूगल के एसईओ का, गूगल का एल्गोरिदम है, वो डिफरेंट है। लेकिन जहाँ पे अमेज़ॉन की बात करें तो अमेज़ॉन कन्वर्जन बेस्ड एल्गोरिदम है, उसमें वो अमेज़ॉन कन्वर्जन को बहुत ज़्यादा वेटेज देता है। उससे उसको पता लगता है कि ये प्रोडक्ट एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है या नहीं कर रही है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीपीसी कन्वर्जन रेट, यहाँ पे यूनिक सेशन परसेंटेज आ गया, पूरा ओवरऑल कन्वर्जन आ गया पूरी लिस्टिंग का आपका, और यहाँ पे पीपीसी स्पेसिफिकली आ गया। अगर आप देखें कि आपकी पीपीसी के अंदर आपका पीपीसी का कन्वर्जन कम है, आपका यूनिट सेशन परसेंटेज ज़्यादा है, इट मीन्स कि आपकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है पीपीसी के प्लेसमेंट के ऊपर, आपको वहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है। बाय द वे ये चीज़ सब्जेक्टिव भी है, क्योंकि समटाइम्स कुछ निशेस ऐसी होती हैं जो ब्राउजेबल होती हैं, थोड़ी सब्जेक्टिव होती हैं, डिज़ाइंस उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस केस में आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर आपको पता हो कि आपको बायर को क्या पता है, आपके फुल इंटेंट वाले कीवर्ड हों अगर कोई बंदा लिख कर आ रहा है पेट ग्लव्स इन ब्लू कलर फॉर डॉग्स, तो उसे पता है कि वो क्या लेने के लिए आ रहा है। अगर आपकी प्रोडक्ट नॉन सब्जेक्टिव है, आपके पास हाईली इंटेंट कीवर्ड हैं, आपको पता है कि ये बंदा जो इस कीवर्ड को लिख कर आता है तो यही प्रोडक्ट को बाय करता है मेरे मेन कीवर्ड को। अगर आपके पास लिस्टिंग, आपके पास इस तरह के कीवर्ड्स हैं जहाँ पे बिल्कुल इंटेंट क्लियर है, अगर आप इस तरह की निश में आप हो, देन जहाँ पे इन शॉर्ट डिज़ाइन स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं आपके पास, सो उस केस में ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आपका बीबीसी का कन्वर्जन ज़्यादा होना चाहिए और आपका लिस्टिंग का यूनिट सेशन परसेंटेज ओवरऑल कम भी होना चाहिए, क्योंकि पीपीसी के अंदर आप कंट्रोल कर सकते हो अपनी प्लेसमेंट्स को। आपके पास तरीका होता है कि आप टॉप ऑफ सर्च को टारगेट कर सकते हो, आप अपने हाई इंटेंट वाले कीवर्ड के ऊपर टॉप ऑफ सर्च पे प्लेसमेंट टारगेट करके आप वहाँ पे इजीली अपनी प्लेसमेंट्स को मैनिपुलेट या कंट्रोल या ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। लेकिन यूनिट सेशन परसेंटेज में आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है ओवरऑल लिस्टिंग के ऊपर, लेकिन पीपीसी में है। सो अगर आपकी नॉन सब्जेक्टिव निश है, या जहाँ पे आपके पास हाई डिज़ाइन स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं, उस निश के अंदर आपका पीपीसी का कन्वर्जन शुड बी मोर देन योर यूनिट सेशन परसेंटेज, क्योंकि वहाँ पे आपके पास कंट्रोल है एक्चुअली में। अगर वो उससे कम है तो इट मीन्स यू नीड टू वर्क ऑन योर प्लेसमेंट साइट, आपको वहाँ पे अपनी ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है पीपीसी की। वो किस तरह से कर सकते हैं वो हम कभी किसी और वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन राइट नाउ हमें इस डेटा से पता चलता है कि यहाँ पे अगर मेरी ये निश, जैसे तो गार्लिक प्रेस है वो ये भी नॉन सब्जेक्टिव के अंदर आएगा, क्योंकि सबको पता है गार्लिक प्रेस लेने के आया तो कौन सा होगा उसके पास कोई और। तो इसमें अगर उसमें प्लास्टिक या स्टील होता, हाँ, तो वहाँ पे हम उसको, वो डिज़ाइन स्पेसिफिक हो जाता, तो वहाँ पे हम उसको कहते हैं कि हाँ अगर ये कन्वर्जन कम है तो कह सकते हैं आप इसके अंदर। लेकिन अभी हम एग्जाम्पल के तौर पर दे रहे हैं, तो इसको हम अभी इस तरह से कंसिडर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो जिसके लिए शीट मैंने बिल्डअप करी थी, वो थी इसका ब्रेक इवन कन्वर्जन रेट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक्चुअली यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरी शीट में, जो और मेरा फेवरेट सबसे ज़्यादा यही है। मैं एक निश के अंदर काम कर रहा था, इनफैक्ट मैं गार्लिक प्रेस में ही काम कर रहा था, जब मुझे इसके बारे में पता लगा था कि अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे लिए कितना हमारे को यह हेल्पफुल रहेगा। देखिए, अगर आपको लिस्टिंग को, अगर आपको रैंक करना होता है तो आपको उसके अंदर कन्वर्जन रेट तो लास्ट में रिक्वायर, फर्स्ट प्रायोरिटी आपका अमेज़न फर्स्ट वेटेज जो देता है ना, वो वेलोसिटी को देता है। आपका टेरेबल कन्वर्जन हो लेकिन आपकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो, निश में सबसे ज़्यादा, अगर आप निश की वेलोसिटी डेली की 10 है और आप 100 पे बेच रहे हो तो आप रैंक हो। डजेंट मैटर कि आपकी लिस्टिंग है तो कैसी है, क्या है, कुछ भी हो, आप वेलोसिटी दे रहे हो अमेज़ॉन हैप्पी है, अमेज़ॉन बोलता है ठीक है इसको जाने दो। तो वेलोसिटी तो पहला फैक्टर होता है। लेकिन सेकंड बेस्ट और अथेंटिक ये कह लें या मोस्ट वैल्यूबल फैक्टर जो होता है वो है आपकी कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट आपको बताता लगाता है कि कब तक बंदा कहाँ पे अमेज़ॉन उसको रैंक दे। सो दैट्स मैंने कुछ निशेस में देखा जहाँ पे एक कंपेटर के पास बहुत ज़्यादा वेलोसिटी, लेकिन दूसरा कंपेटर एक कंपेटर डेली के 10,000 सेल कर रहा है और सेकंड कंपेटर 2,000 मंथली सेल कर रहा है, लेकिन वो उसके बराबर में बैठा हुआ है सेकंड थर्ड स्पॉट्स के ऊपर, क्योंकि एक तो उसकी एसईओ फुली हुई भी है और उसके बाद उसके पास उसने अपनी कन्वर्जन रेट को मेंटेन करा हुआ है, क्योंकि उसने उसी ऑडियंस को टारगेट करा हुआ है जिसको वो सेल करना चाहता है। पहले वाले केस के अंदर जो उसका पहला मेन कंपेटर है वहाँ पे वो सबको सेल कर रहा है, तो वो ब्रॉड वे में जा रहा है, वो अलग तरह की टारगेटिंग को कर रहा है, तो इस वजह से। लेकिन ब्रेक इवन कन्वर्जन रेट ये हमें बताता है कि हाउ मच कन्वर्जन रेट यू नीड, आपको कितना रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू मेंटेन योर प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आप इस कन्वर्जन रेट को आ जाते हो तो आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन कर पाओगे।
इसका फार्मूला आप देख लीजिएगा। तो दैट्स वाई हमने प्रॉफिट को इसमें ऐड करा। लेट मी ऐड प्रॉफिट थोड़ा सा हाई करता हूँ क्योंकि प्राइस उसमें हमने 64 डाली हुई हार्डली प्रेस की, विच इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस। यहाँ पे 67 हमने डॉलर डाली हुई है। सो लेट्स से मैं अगर $10 डालता हूँ तो आप देखेंगे मेरा ब्रेक इवन 16% पे आ जाएगा। और अगर मैं इसको लेट से 6 पे डालता हूँ, ये रियलिस्टिक नहीं है, 7, फाइन। सो यहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है, यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि मेरा पीपीसी का कन्वर्जन 15% का है, मेरा यूनिट सेशन परसेंटेज 18% का है। लेकिन अगर मुझे प्रॉफिटेबली मेंटेन करनी है, अगर मैं लॉस के अंदर हूँ तो मुझे अगर प्रॉफिटेबली मेंटेन करनी है तो मुझे 24% का कन्वर्जन रेट रिक्वायर्ड है। ये कितना प्रिसाइसली मुझे बता रहा है कि मिनिमम बेयर मिनिमम मुझे कितना परसेंटेज रिक्वायर्ड है। तो अगर आप कोई न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो, वो टेस्टिंग फेज के अंदर है, तो यहाँ पे आप उसे कंसिडर कर सकते हो। अगर मैं ये कन्वर्जन रेट अचीव कर लेता हूँ देन आई विल कंटिन्यू दिस प्रोडक्ट। अगर मैं कन्वर्जन रेट अचीव नहीं कर पाता देन आई विल ड्रॉप दिस प्रोडक्ट। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक है। ये आपको बताता है कि कहाँ पर आपकी, यही आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को जज कर रहा होता है बेस्ड अपॉन योर मार्जिन्स। इसमें एक और चीज़ ये भी है कि अगर आपका ब्रेक इवन कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा है तो आप उसमें देख सकते हो कि आप अपनी कॉस्टिंग को बेहतर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, और किस तरह से आपको अपनी एस की ऑप्टिमाइजेशन करनी है कि किस जगह पे आपको काम करना है स्पेसिफिकली इन ऑर्डर टू मेंटेन और इंक्रीज़ योर प्रॉफिटेबिलिटी। वो हम अगेन किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पूरा उसको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको काम करना है। CM1 में काम करना है, CM2 में काम करना है या CM3 में काम करना है। उससे हम एसक्यू ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि ओके हम आपको ये कन्वर्जन रिक्वायर है। सो पहला सवाल इसमें ये आता है, अगर आपको इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना है, अगर वो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है या किसी क्लाइंट का है या आपका खुद का है, क्या मैं ये कन्वर्जन रेट ला सकता हूँ या नहीं। 24% अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा है, ड्रॉप दी प्रोडक्ट एंड देन वर्क ऑन अदर प्रोडक्ट्स। या अगर आपके पास मार्जिन ज़्यादा है और अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बन रही है देन इट्स फाइन। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब यही मैट्रिक मुझे और कहीं नहीं मिलता था, तो दैट्स व्हाई मैंने इसको बिल्डअप करा था। सो नाउ एकॉस, एज यू नो एकॉस क्या होता है सबके बारे में सबको पता है। जो आपके एग्जिस्टिंग स्पेंड है आपकी पीपीसी की, क्या पीपीसी स्पेंड डिवाइड बाय आपकी सेल्स पीपीसी की, उसमें क्या आपकी मार्जिन बनते हैं, क्या ये आपकी प्रॉफिट मार्जिन से ज़्यादा है या कम है, तो वो आपको प्रॉफिट बताता है। एकॉस को तो बेसिकली एक बिगनर लेवल पे लोग देख रहे होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेकॉस होता है और लेकॉस होता है आपका। लेकॉस के बारे में हम कभी बात करेंगे, विच इज़ ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दोज प्रोडक्ट जहाँ पे सब्सक्रिप्शन होती है। तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि हमारा टेकॉस क्या पर है। टेकॉस को हमने ऐड नहीं करा क्योंकि वो रेलिवेंट नहीं था आज के लिए, दैट्स वाई। तो यहाँ पे हमें टेकॉस पता लग रहा है। अब हम थोड़ा सा, यहाँ पे हमने परफॉर्मेंस देख ली इस प्रोडक्ट की, अब हम थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी वाले साइड पे जाते हैं कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या कहती है। अब हम आपको जो ब्लेंडेड सी पी है, बेसिकली कॉस्ट पर एक्विजिशन, हमारा सी पी कितना आया इस इन ऑर्डर टू एक्वायर ऑर्डर, वो हमारा $9 आया, विच इज़ हाई, ओके। और मेरा प्रॉफिट पर यूनिट जैसा आपने डाला अपनी शीट के अंदर वो है 7। तो इट मीन्स मेरा कॉस्ट पर एक्विजिशन बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिवली टू माई यूनिट प्रॉफिट। तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर सी पी कितना बना, वो हुआ -$2। और इसी को कहते हैं हम CM3। CM3 बेसिकली कंट्रीब्यूशन मार्जिन थर्ड लेवल का, जिसके अंदर पहले लेवल पे हम लोग उसको लैंडिंग कॉस्ट से और XW से उसको डिवाइड करते हैं विद प्राइस। देन CM2 में CM2 आपका ग्रॉस मार्जिन होता है, जो कि मैंने आपको बताया कि जो आप यहाँ पे ऐड करोगे अपना, ओके। और CM3 होता है प्रॉफिट आफ्टर एडवर्टाइजमेंट। सो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर एडवर्टाइजमेंट का -3 है, इस वजह से आपका जो CM3 बना वो बना आपका -3%। कितना प्रिसाइसली, कितना क्लियर आपको पता चल रहा है कि कहाँ पे आप लैकिंग कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है अगर आपकी परफॉर्मेंस बुरी चल रही है तो आपका पीपीसी में कोई इशू होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है और आपको वहाँ पे काम करना होता है। अगर आप वहाँ पे काम नहीं करोगे तो डजंट मैटर कि आप कोई भी बड़ा सा बड़ा उसमें पीपीसी एक्सपर्ट बिठा दो उस पर, वो उसको प्रॉफिटेबल बना ही नहीं सकता जब तक आप उस पर अपनी CM2 CM1 और CM3 पे काम नहीं करेंगे। CM3 जो होता है वहाँ पे अपने एडवर्टाइजमेंट के बजट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और वो ऑलमोस्ट मैंने जो देखा है अपने एक्सपीरियंस में 10%, 20%, 30%, मैक्स 40% रख लें। 40% हम आपको पीपीसी या CM3 पे काम करना होता है। CM3 पे काम करने से मुराद ये है कि मुझे अपने एड्स को कंट्रोल करना है, स्पेंड को कंट्रोल करना है और अपने ही रेलेवेंट स्पॉट पे दिखाना है, ब्लीडर्स को रोकना है, सर्च टर्म से निकाल के जो भी इररेलेवेंट सारे को बंद करना है। लेकिन ओनली 30-40 टाइम्स मैंने देखा है, मोस्ट ऑफ द टाइम मोर देन 50% आपका जो प्रॉब्लम आता है वो CM1 और CM2 में आता है। इस पर हम कभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, मैं इस पर
फर्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से वो उसको हम फाइनलाइज कर सकते हैं। आपको हर प्रोडक्ट पे काम नहीं करना होता, जहाँ पे आपकी वायबिलिटी बनती है आप उन्हीं प्रोडक्ट पे काम करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो है CM3 का। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो CM3 का तो दिख रहा है क्योंकि हमारा टेकॉस ज़्यादा है, लेकिन अगर हमारा टेकॉस कंट्रोल में भी आ जाए तो भी हम इस प्रोडक्ट को प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते, क्योंकि इसकी प्रॉब्लम इसकी CM1 और CM2 के अंदर है, जहाँ पे इसकी लैंडिंग कॉस्ट इट मीन्स इसका प्रॉफिट पर यूनिट बहुत कम है। तो हमको वहाँ पे पहले वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ अगर आपके पास मार्जिन ही नहीं है देन आप कुछ भी नहीं कर सकते एडवर्टाइजमेंट के अंदर। इज़ वेरी क्लियर। लेट्स से अगर इसके पास मार्जिन भी हैं, सब चीज़ें हैं, तो फिर उसके बाद मुझे क्या पता लग रहा है, यहाँ पर एक और चीज़ जो मुझे जिसके लिए ये रिपोर्टिंग मैंने डेवलप करी वो थी आपके रैंक डोमिनेंसी, कि मैं टॉप 4 पे मेरी क्या डोमिनेंसी है। तो मुझे पता लगता है मेरी टॉप 4 में जो भी डोमिनेंसी है वो मैं 4 कीवर्ड्स के ऊपर टॉप 10 के ऊपर हूँ, टॉप 4 के अंदर हूँ, जो मेरे सारे कीवर्ड्स का 40% बनता है, क्योंकि मैं नंबर ऑफ कीवर्ड्स 10 डाले हैं जस्ट सेक ऑफ एग्जांपल ऑफ दिस वीडियो। और मेरा जो उसका कैप्चर सर्च वॉल्यूम है वो 18% का है। कैन यू सी कि कितना प्रिसाइसली मुझे पता लग रहा है कि मैं मेरी इस वीक की परफॉर्मेंस क्या है टॉप 4 में। ये मुझे कहीं नहीं मिला एक्चुअली में, तो दैट्स वाई मैंने इसको इसमें डाला। एंड देन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ओके मेरा टॉप 12 के अंदर मेरा क्या रैंक डोमिनेंसी है। तो मुझे दिख रहा है कि मैं 10 कीवर्ड्स के ऊपर रैंक हूँ टॉप 10 के अंदर, क्योंकि मैंने उसमें कीवर्ड्स ही 10 डाले मैंने ट्रैकर के अंदर, और मैं 100% अपने कीवर्ड्स के ऊपर रैंक हूँ। नंबर ऑफ कीवर्ड्स की बात हो रही है यहाँ पे। और जो मेरा कैप्चर सर्च वॉल्यूम है वो 55,000 का है, और मैं 100% कैप्चर सर्च वॉल्यूम को उसको अचीव कर रहा हूँ अपने, विच इज़ ग्रेट। मगर इट मीन्स कि मैं टॉप 12 के ऊपर अपने सारे कीवर्ड्स के ऊपर रैंक हूँ। नाउ P1 मीन्स बेसिकली पेज 1 के ऊपर मेरी डोमिनेंसी क्या है, तो मेरी 100% डोमिनेंसी है कीवर्ड वाइज भी और सर्च वॉल्यूम वाइज भी। सो दैट्स हाउ वी नीड टू डू ट्रैकिंग फॉर ईच वीक फॉर ऑल द प्रोडक्ट। सो यहाँ पे कमेंट्स एक चीज़, अब यहाँ पे कमेंट क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अपनी लिस्टिंग में कोई भी चीज़ चेंजेस करूँ अपनी इन ऑर्डर टू बेसिकली अगर मैं कोई भी चीज़ चेंजेस करता हूँ अपनी लिस्टिंग में, लाइक इमेजेस, टाइटल, लिस्टिंग में बुलेट पॉइंट्स, आपके इमेज का ऑर्डर, आपने वर्चुअल बंडल्स ऐड करें, वो आपने A++ कंटेंट को इम्प्रूव करा है, आपने अपनी वेरिएशन टेबल डाली है अपने A++ कंटेंट के अंदर, आप पहले A+ कंटेंट यूज़ करते हैं, अब आपने A++ प्रीमियम वाला कंटेंट को अपडेट करा, तो आपने जो भी चीज़ आपने अपनी चीज़ में अपनी लिस्टिंग में कोई भी एक्टिविटी अपने इम्प्रूवमेंट करिए, तो वहाँ पे आप यहाँ पे उसको लॉक करें। जब आप उसको लॉक करेंगे तो आप मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐड न्यू इमेजेस। सो मैं जब नेक्स्ट वीक आके देखूंगा तो मैं देखूंगा ये मेरा फर्स्ट वीक का था, अब मेरा सेकंड वीक का ये इंप्रूवमेंट हुई है इसके अंदर। तो मुझे बहुत आसानी हुई है कि मैंने लास्ट वीक जो भी परफॉर्मेंस एक्शन लिया था उसका रिजल्ट क्या निकल कर आया इस वीक के अंदर। अगर आपने पिछले वीक में जो भी आपने कैंपेन्स को ऑफ करा, टर्न ऑफ करा या ऑन करा, सो एक्टिविटी लॉग आपकी कैंपेन्स की क्या थी, तो वो जो आपने यहाँ पे करी होंगी, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैंने PPC ऑडिट करा, PPC ऑडिट, तो उसके क्या परफॉर्मेंस निकल कर आए वो आप नेक्स्ट वीक के अंदर यहाँ से डेटा निकाल के चेक करेंगे। मैंने यहाँ पे ये चीज़ें चेंजेस की थी तो मेरा यहाँ पर इसका रिजल्ट ये निकल कर आया। अब आपका सवाल इसमें ये हो सकता है कि मैं एक्टिविटी लॉग किस तरह से रखूँ अपनी हर कैंपेन्स का, तो उसके हवाले से भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कभी किसी और वीडियो में कि किस तरह से हम उसको कर सकते हैं एक बेटर वे के अंदर। तो आपकी उन एक्टिविटी लॉग से पता लग जाएगा। उससे फ़ायदा क्या होगा एक्चुअली में, फ़ायदा ये है कि जो भी आपने परफॉर्मेंस एक्शन यहाँ पे आपके पास जो भी आपने एक्शन परफॉर्म किया प्रीवियस वीक PPC के अंदर या लिस्टिंग के अंदर, आज जब उसे लॉक करेंगे तो जब आप नेक्स्ट वीक आप देखेंगे अगर परफॉर्मेंस आपकी इम्प्रूव हुई इट मीन्स कि वो गुड इम्प्रूवमेंट थी। अगर आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ नहीं हुई तो और अगर वो इंक्रीज़ नहीं हो तो अगर वो न्यूट्रल है जैसे प्रीवियस वीक की थी, देन आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है उसमें कुछ भी, क्योंकि हो सकता है वो नेक्स्ट कमिंग वीक के अंदर उसका ग्रेजुअली असर दिखे वक्त के साथ साथ, तो उसमें कोई और चीज़ उसमें फैक्टर असर डाल दोगी जो उसके रिजल्ट को प्रोड्यूस नहीं कर रही होगी। तो आप उसे बिल्कुल चेंज ना करें, उसको थोड़ा सा टाइम दें एंड देन उसके बाद डिसाइड करें इसके मुझे रिवर्क करना है, इसे कंटिन्यू करना है, इसे अनडू कर देना है। थर्ड, अगर वो चीज़ नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है देन आपको पता होगा प्रिसाइसली कि आपने क्या एक्शन को परफॉर्म किया था और आपने किन एक्शन को दोबारा से अनडू कर देना है। सिंपल इज़ दैट। सो दैट्स हाउ वी कैन एक सही तरीके से किसी भी कैंपेन्स किसी भी प्रोडक्ट को एनालाइज कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं और किस तरीके से हम एक एग्जैक्टली लोकेशन पे जाके जहाँ पे वो प्रॉब्लम फेस हो रही है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, इसमें ये चीज़ थी हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस की ऑफ ईच कीवर्ड, ईच प्रोडक्ट, नॉट अ कीवर्ड, कि मेरे ओवरऑल पूरे पोर्टफोलियो पे उस प्रोडक्ट के ऊपर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे क्या काम हो रहा था, उस पर क्या परफॉर्मेंस हो रही थी और अब इसको मुझे इम्प्रूव करना है तो क्या करना है। लाइक जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे 2 इंडिकेशन आपको क्लियर कर दिख जाएंगे, एक CM3% और आपका कन्वर्जन रेट एंड ब्रेक इवन कन्वर्जन रेट।
एंड टेकोस, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ईजिली बता देंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपका एकोस ज़्यादा आ रहा है, टेकोस कंट्रोल में अगर एकोस ज़्यादा आ रहा है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि मैं कहीं मेरी प्लेसमेंट में कोई इशू तो नहीं आ रहा है या मेरी ब्लीडर्स होकर ज़्यादा नहीं है। मतलब कि जो नॉर्मल प्रैक्टिसेस होती हैं CTR को CTR बोल रहा हूँ, STR सर्च टर्म रिपोर्ट को ऑडिट करने के आप उसे परफॉर्म करें, वहाँ से ब्लीडर्स निकाल के उसका टर्न ऑफ करें या नेगेटिव करें। सो आप उसको हिसाब से करें। अगर आपका टेकोस ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है देन आपको डायरेक्ट आपको यहाँ पे देखना है, ओह मेरा यहाँ पे टॉप 4 पे क्या मेरी परफॉर्मेंस जा रही है, टॉप 5 पे क्या जा रही है, टॉप 4 टॉप 12 और पेज 1 पे क्या परफॉर्मेंस जा रही है। कैसा हुआ है कि मेरा प्रीवियस वीक तो मेरा टेकोस अच्छा था लेकिन इस वीक मेरा टेकोस ड्रॉप हो गया, लेट्स से 10% हो गया। सो क्या मेरे कीवर्ड्स मेरे आपको 100% यहाँ पे कीवर्ड्स के अंदर ड्रॉप दिखेगा कि मेरे पहले 4 कीवर्ड थे, अब यहाँ पे 2 रहेगा मेरे कीवर्ड्स। इट मीन्स कि मेरा रैंक्स ड्रॉप हुए हैं। आप अपने ट्रैकर पे चाहे हीलियम 10 की या कोई और टूल जो आप यूज़ करते हैं ट्रैकिंग के लिए, एंड देन वहाँ पे देखें कि मैंने कौन से कीवर्ड्स के ऊपर मेरी परफॉर्मेंस ड्रॉप हुई है। देन सिंपल आप चेक करें कि जो भी कीवर्ड्स पे अभी परफॉर्मेंस ड्रॉप हुई है उसका रीज़न क्या था। अब वो रीज़न आपको क्या पता लगेगा, उसके 2 चीज़ें हो सकती हैं। अब हम वो डिस्कस करते हैं। वो क्या हो सकती हैं, अब आएंगे आप अपने प्रोडक्ट के कीवर्ड ट्रैकर के ऊपर। नाउ यहाँ पे होगा आपकी नंबर ऑफ़ कीवर्ड्स होंगे और यहाँ पे आपकी ट्रैकिंग होगी। जब आप अपनी रिपोर्टिंग को परफॉर्म करें तो आपने यहाँ से भी इसको Ctrl+C एंड Ctrl+V ताकि फॉर्मेट के साथ आए, फार्मूला के साथ आए, एंड देन Ctrl+Shift+V, ये दोबारा आपसे उसको दोबारा से करेंगे। अगेन मैं आपको बताता हूँ, पहले आप इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे दोनों को, एंड देन यहाँ पे आके इसको Ctrl+V फार्मूले के साथ आएगा, देन Ctrl+Shift+V दबाएंगे तो उससे होगा कि आपकी फॉर्मेटिंग भी रहेगी एंड देन वो एज अ वैल्यू के ऊपर कन्वर्ट भी हो जाएगा। सो दैट्स वाई हमने इसको रखा। यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग नहीं आई तो हम इसको दोबारा से इसमें बॉर्डर डाल देंगे ताकि हमारे एक जो जिस ऑर्गेनाइज वे में इसको लेके चलने उस तरह चलती रहे, ताकि क्लाइंट को भी हम एक्सप्लेन कर सकें इन चीज़ों को। ऑलवेज एजुकेट योर क्लाइंट्स। सो यहाँ पे अब मुझे पता लग रहा है कि ओके ठीक है, जब आपके पास 4-5 वीक से डेटा होगा तो यहाँ पे आपके पास डेटा होंगे हर कीवर्ड का। ऑल्दो यू कैन ट्रैक एज वेल ऑन योर हीलियम 10 ट्रैकर और एनी टूल यू यूजिंग राइट नाउ, बट यहाँ पे हमको यह पता लगेगा कि यहाँ पे मेरे कीवर्ड का ऑर्गेनिक रैंक क्या था और यहाँ पे मेरा उसका ऑर्गेनिक स्पॉन्सर रैंक क्या था आज का, इट मीन्स दिस वीक का एंड प्रीवियस वीक का क्या था। सो लेट्स से अगर ये, और यहाँ पे आपको डेट भी शो हो रही होंगी और ये डेट ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेंगी, आपको ये डेट भी चेंज करने की जरूरत नहीं, इसमें ऑलरेडी फार्मूला लगा हुआ है। सो यू डोंट नीड टू इवन चेंज दी डेट्स। सो जहाँ पे मुझे पता लगेगा मिसाल के तौर पर ये मेरा इस वीक का डेटा है, बाकी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अगेन, एंड यहाँ पे मैं इसको Ctrl+Shift+V कर लेता हूँ। सो लेट्स से ये मेरा ये वाला कीवर्ड था 3000 का, ये इसका रैंक ड्रॉप हो गया 6 पे गया एंड 8 पे गया, एंड सॉरी पहले ये सही था, एंड देन ये तो फार्मूला है क्योंकि मैं इसको अभी छेड़ूंगा नहीं, मैं इनको भी टेस्ट कर रहा हूँ। तो ये प्रीवियस वीक इसकी सही परफॉर्मेंस थी लेकिन इस बार ये गया 6 पे 7 पे और 8 पे, ये 3 कीवर्ड की परफॉर्मेंस ड्रॉप हुई और इनका स्पॉन्सर भी ऑफकोर्स डिस्टर्ब हुआ होगा, तो मैं 15 एंड 28 करता हूँ। सो नाउ व्हाट आई सी बेसिकली आपको ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही दिखने वाला है। ऐसा ना दिखे तो उसका क्या रीज़न हो सकता है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ हम थोड़ा सा डीप डाउन जा रहे हैं और आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसकी कॉज क्या थी, ठीक है ना। देखें जो आपके मैट्रिक्स होते हैं जो हम रिपोर्टिंग में ट्रैक कर रहे हैं, CTR CVR, ये सब आपके सिम्टम्स होते हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। उस सिम्टम्स के पीछे कॉज क्या थी वो हम लोग अभी उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आपको वेन एवर यू डूइंग PPC, वेन एवर यू डूइंग PPC ऑडिट और ऑप्टिमाइजेशन, यू बी एल आई का डॉक्टर, आप डॉक्टर की तरह सोचें, देखें कि वो किस तरह से दिखता है। उसके पास पहले रिपोर्ट आती है, फिर वो आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम को, देन सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। आपने एकदम सोल्यूशन को नहीं बोल देना कि ये सोल्यूशन है, ये मसला होगा, ये मसला होगा। यू नीड टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल रियल प्रॉब्लम, देन यू नीड टू प्रोवाइड द एक्चुअल सोल्यूशन जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। देन यू विल बी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो इस तरह से होगा कि आप बोलेंगे क्लाइंट को फर्स्ट इम्प्लीमेंट दिस थिंग देन वी विल डिस्कस, या पहले मैं आपकी प्रोडक्ट को प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा देन आई विल गिव यू दी देन वी विल डिस्कस अबाउट दी और पैकेज या जो भी आपकी सर्विस होगी इस हवाले से, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे इस हवाले से कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वहाँ पे। सो अगेन यहाँ पे आने से पहले आपको पहले एक चीज़ पे काम करना है कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे उसमें डाली हुई कि आपने यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पे अपने सारे रेलिवेंट कीवर्ड्स को ऐड करना है। अगर आपके ऑफकोर्स आपके कीवर्ड 10 तो नहीं होंगे, आपके एटलीस्ट 100 150 200 कीवर्ड आ रहे होंगे जो सुपर रेलिवेंट हैं, या आपके M के L के हैं, मास्टर कीवर्ड लिस्ट होगी जो आपने बिल्ड करी होगी कीवर्ड रिसर्च के दौरान, जो आपके सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स होंगे उनको यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है एज वैल्यू, ठीक है। तो ये खुद ब खुद उसका सर्च वॉल्यूम वगैरह खुद ब खुद फेच कर लेगा और उनके रैंक्स को भी जब आप अपनी कीवर्ड की सेट बोर्ड की फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो ये एक एडिशनल स्टेप मैंने आपको बता रहा हूँ मैं, और उसके बाद आपने इनको कॉपी पेस्ट करना है वीक बाय वीक और इस तरह से आपको स्पेस देना है ताकि आपको ट्रैकिंग के अंदर आसानी रहे उसकी।
अगेन हम मतलब दोबारा उस प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं जो हमने अभी डिस्कस करी कि आपकी जो रैंक्स ड्रॉप हुए हैं तो वो कौन से रैंक्स ड्रॉप हुए हैं, तो आपको यहाँ पे इजीली प्रिसाइसली पता लग जाएगा कि ये 3 कीवर्ड है जिनके रैंक्स ड्रॉप हुए हैं। ओके, इनके रैंक्स क्यों ड्रॉप हुए हैं? सर्च वॉल्यूम का तो अच्छा है इनका सर्च वॉल्यूम तो, और पहले हम पिछली दफ़ा तो प्रीवियस वीक हम लोग 4th पे थे, और अब हम लोग हमारा रैंक्स ड्रॉप होके ज़्यादा 6, 7, 8 पे चले गए। सो यहाँ पे मैं एक 15 बता देता हूँ कि बिल्कुल ही हम लोग बाहर चले गए कॉम्पिटिशन से, पेज से, क्योंकि 15 पे कौन जाके क्लिक करता है अटेंडर से, बहुत ही कोई स्पेशल प्रोडक्ट हो आपकी। तो अब मुझे यहाँ पे पता लग रहा है कि यहाँ पे मेरे रैंक्स तो ड्रॉप हुए ही हुए हैं, लेकिन मेरे स्पॉन्सर रैंक भी साथ में ड्रॉप हो गए। स्पॉन्सर रैंक ड्रॉप होता है ना, वो क्लियर इंडिकेशन दे रहा होता है आपको कि भाई साहब आपके जो ये कीवर्ड था ये आपके ऑप्शन से ही बाहर निकल गया। क्योंकि ऑप्शन से बाहर निकल गया तो इस वजह से आपको इंप्रेशन और क्लिक्स इस कीवर्ड के ऊपर कम आए। क्योंकि इसके ऊपर क्लिक्स इंप्रेशंस कम आए तो इस वजह से इसको ऑर्डर्स भी कम आए, क्योंकि आपकी वेलोसिटी वो नहीं रही। तो जो जिसको वेलोसिटी मिली अमेजोन ने उसको रैंक कर दिया, क्योंकि अमेजोन ऑलवेज फॉलो दी कन्वर्जन एंड वेलोसिटी। सो ये था एक तरीका जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते थे। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, बाय द वे पहले हम बात करते हैं कि ऑप्शन क्या था। ऑप्शन से बाहर कैसे गए हम लोग? ऑप्शन से बाहर इस तरह से गए कि जब किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा होता है मार्केट के अंदर, तो लोग उस पर उस कीवर्ड के ऊपर बिड कर रहे होते हैं। यहाँ पे दैट्स वाई हमने 10 कीवर्ड्स की एग्जांपल दी। समटाइम्स आप देखेंगे कि कुछ कीवर्ड के अंदर, कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर कीवर्ड ही टोटल 4 होते हैं रेलिवेंट, उसके अलावा कोई इसका कीवर्ड नहीं होता रेलिवेंट। ब्राउजेबल सारे कीवर्ड्स होते हैं जिसके कोई इंटेंट हाई क्लियर नहीं होता कि बंदा क्या लेने के लिए आ रहा है आपका बायर। तो जब आपके पास इस तरह का सिनेरियो होता है तो आपकी ऑक्शन आप एवरी वीक तो नहीं कहूँगा, लेकिन आप बहुत जल्दी 2 वीक्स में, 3 वीक्स में, मंथली आप लोग ईजिली आप ऑक्शन से बाहर चले जाते हैं अगर आपका कन्वर्जन रेट मेंटेन नहीं है। दैट्स वाई कन्वर्जन रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपका कन्वर्जन रेट अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो तब आपको इतनी इस तरह की प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलती, क्योंकि अमेजोन को पता होता है कि ये बंदा कन्वर्ट कर रहा है, ये रेलिवेंट है, तो इसको मैं मौका देता हूँ। लेकिन जब न्यू कंपैटर्स आपकी नीचे धड़ाधड़ आ रहे होते हैं और ना नए डिज़ाइन के साथ, नए डेवलपमेंट के साथ, तो जब वो उस पर बिड करते हैं और उनको कन्वर्जन अच्छा मिलता है, आपसे भी अच्छा मिला, तो अमेजोन फिर उनको प्रेफरेंस देता है, और जो वो बिड कर रहे होते हैं फिर वो ऑक्शन की जो बिड होती है एडवर्टाइजमेंट की, फिर वहाँ से वो शुरू कर रहा होता है। सो अब इस पर ये भी डिपेंड कर रहा होता है कि आपने टारगेटिंग कौन सी लगाई हुई होती है, फिक्स लगाई हुई होती है या डाउन ओनली लगाई हुई होती है। अगर आपने डाउन ओनली लगाई होगी तो 100% आप तो ऑप्शन से बाहर जाने वाले हैं, और आपने फिक्स लगाई होगी तो फिर भी आप कहीं ना कहीं स्पॉट को विन कर रहे होंगे, 3rd, 4th, 5th जो भी आपका स्पॉट होगा जो आप विन कर रहे होंगे उस हिसाब से तो कर रहे होंगे। लेकिन इस यहाँ पर हमारा कन्वर्जन रेट और बिडिंग स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा मैटर करती है उस केस के अंदर। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ओके, मेरा जो रैंक्स जो यहाँ से ड्रॉप हुआ उसका पहला रीज़न था, उसका दूसरा मुझे जो इंडिकेशन दिखा या एक मुझे सिम्टम्स दिखा वो था मेरा स्पॉन्सर रैंक ड्रॉप हुआ। स्पॉन्सर रैंक ड्रॉप उसका इट कुड बी रीज़न कि मैं ऑप्शन से बाहर हो गया हूँ, ओके, या मेरा कन्वर्जन रेट हुआ है। मैं सबसे पहले जाके चेक करूँगा मेरी इस कीवर्ड के ऊपर प्रीवियस वीक की क्या सेल्स थी और इस वीक की क्या सेल्स है, वेलोसिटी क्या थी। अगर मेरी वेलोसिटी सेम है तो मैं देखूंगा कि ओके मेरी जो मेरा कंपेटर से कोई मार्केट में नया कंपेटर आया है या नहीं आया है, अगर आया तो उसकी ऑफर क्या है, उससे कन्वर्जन कितना होगा, वो मुझसे बेहतर ऑफर दे रहा है। तो दे आर मेनी सब्जेक्टिविटी। यू विल बी शॉक कि जो पीपीसी के जो काम है या पीपीसी के अंदर जो भी आपकी परफॉर्मेंस या जो भी आपके टास्क होते हैं वो आपके आउटसाइड पीपीसी के काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इनफैक्ट मेरे नज़दीक 70-80% आपको आउटसाइड वर्क करना होता है, देन आपको 10 to 20% सिर्फ आपको पीपीसी के अंदर काम करना होता है, क्योंकि एवरीथिंग जो भी हो रही है वो बाहर से हो रही होती है। अगेन मैं यहाँ पे बहुत बड़ी प्रोडक्ट से बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं उन प्रोडक्ट्स उन ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ जो बहुत ही निश स्पेसिफिक होते हैं। अगर आप कोई बहुत ही बड़े ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं अगेन तो आपके लिए शायद ये रेलिवेंट एग्जाम्पल ही ना हो। सो उस केस में मैं देखूंगा ओके जो यहाँ पर मुझे इशू दिख रहा है कि मेरा रैंक्स मैं स्पॉन्सर रैंक से बाहर हो गया हूँ, देन आई नीड टू अपडेट माई बिड्स एंड इंक्रीज माई बिड्स एंड देन सी द परफॉर्मेंस कि मैं दोबारा से उस ऑप्शन को विन कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने मल्टीपल टाइम ये चीज़ें टेस्ट करी हूँ, मुझे मल्टीपल टाइम इसी तरह से रिजल्ट मिले कि जब मैं स्पॉन्सर रैंक से बाहर गया हूँ तो मैं अपनी बिड्स को इंप्रूव करता हूँ ताकि मैं उसको दोबारा से अचीव कर पाऊँ। समटाइम्स इसका भी होता है कि मेरे रैंक्स स्पॉन्सर रैंक इतने खास नहीं होते लेकिन फिर मुझे ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, ऑर्गेनिक रैंक मेरा मेंटेन रहता है। उसका रीज़न ये होता है कि मेरी ऑर्गेनिक रैंक जब मैं उस पर आया, जब मैं उसकी ओर पर ऑर्गेनिकली रैंक हुआ तो फिर लोगों ने मुझे प्रेफरेंस दी, लोग मुझे प्रोडक्ट को उस दिन से परचेस करते हुए आ रहे हैं, मेरी वेलोसिटी सेम रही। तो अमेजोन ने मुझे समटाइम्स शो कराया, समटाइम्स नहीं शो कराया, मेरा रैंक्स ड्रॉप कराया, लेकिन मेरा ऑर्गेनिक रैंक वहाँ पर सस्टेन रहा क्योंकि मैं सेम वेलोसिटी को अचीव कर पा रहा था। तो उस हिसाब से क्योंकि मेरा कन्वर्जन अच्छा था तो मैं वहाँ पर रहा, मैं सस्टेन करता रहा, जबकि मेरा स्पॉन्सर रैंक थोड़ा सा ड्रॉप हो चुका था। सो दैट्स हाउ यू कैन मेक अ कंक्लूजन या जजमेंट कि किस तरह से किसी भी कीवर्ड की परफॉर्मेंस को मैं ट्रैक कर सकता हूँ। ये थर्ड रीज़न था कि मैंने उसी शीट के अंदर इसी रिपोर्टिंग में कीवर्ड ट्रैकर को भी ऐड करा ताकि मेरे सामने पूरी पिक्चर हो मेरे वीक की परफॉर्मेंस की कि व्हाट्स गोइंग ऑन माई प्रोडक्ट एंड हाउ आई कैन इम्प्रूव इट। इसके बाद अगर कोई चीज़ हो सकती है तो वो हो सकती है मैं एक टॉक बनाऊँ
अपने क्लाइंट के लिए जो मैं इसको एक्सप्लेन करूँ कि व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट, तो मैं उसको बहुत प्रिसाइसली एक्शन प्लान दे सकता हूँ कि इसका क्या रीज़न था। या जब भी आप किसी ब्रांड को ऑडिट करें, यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस टेम्पलेट एज वेल एंड देन मेक अ प्रॉपर प्लान टू योर क्लाइंट एंड टेल हिम कि आप अगर आप करना चाहो तो आप खुद कर लो या मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन ये एक्चुअल में इसकी प्रॉब्लम है, उसका ये सोल्यूशन है। ऑलवेज बेसिकली आपको अपना माइंडसेट इस तरह रखना होगा इस केस के अंदर कि आप किस तरह से बेटर वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं और किस तरह से अपने कॉम्पिटिशन से भी आगे जाके अपने क्लाइंट को वैल्यू दे सकते हैं। दैट्स हाउ यू कैन डू। अब लास्ट थिंग, हम इसको वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई, हम इसमें लास्ट चीज़ को डिस्कस करते हैं कि हम इसको ऑटोमेट किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट्स 4, 5, 10, 20 हैं तो उस तरह से उसको ऑटोमेट किस तरह किया जा सकता है। ऑल्दो मैं आपको इसके लिए और सोल्यूशन दे सकता था, लेकिन उसके अंदर काफ़ी आपको इश्यूज़ आएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप उस पर खुद ही काम करें। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा कमेंट के अंदर, तो मैं इसकी वीडियो भी बना दूंगा कि किस तरह से उसको करना है। तो आपने इसके अंदर ChatGPT से पूछ के कि आप किसको किस तरह से स्क्रिप्ट कर सकते हैं कि जहाँ पे ये पहले कीवर्ड को पहले आपकी बार्ड को कॉपी एंड पेस्ट करें नीचे, और एज वैल्यू पहले एज फॉर्मेट एज फार्मूला देन एज फॉर्मेट एंड एज वैल्यू। तो उसके होगा ये कि आपका फार्मूला दोबारा कॉपी नहीं हो रहा, बस आपकी वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी यहाँ पर। तो वही आपको एक्चुअली में चाहिए ट्रैकिंग के लिए। एंड देन आपको यही चीज़ सेम प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई करना होगा कि दो सेल्स को ई और एफ के कॉलम को कंट्रोल से करके यहाँ पे न्यू ऐड करें और यहाँ पे ऐड कर दे इन दो कॉलम्स को जो लेटेस्ट होंगे। तो इस तरह से आप अपनी कीवर्ड ट्रैकिंग भी कर पाओगे हर कीवर्ड की। मेरे पास ऑलरेडी शीट है जो मैं यूज़ करता हूँ अपने ब्रांड के लिए, अपनी कंपनी के ब्रांड के लिए, तो वहाँ पे मुझे बड़ा इसमें आसानी रहती है। तो मैं उसमें देख पाता हूँ कि ओके कौन सी मुझे बस डाटा को डंप करना होता है, मेरे पास जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसका ऑटोमेटिकली उसकी रिपोर्टिंग हो जाती है। सो वो मैं वीकली करता हूँ, मुझे इतना टाइम नहीं लेता, लेकिन ये कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं चीज़ें डिस्कस मैनेज करने के लिए, ट्रैक करने के लिए कि क्या हो रहा है और एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है। आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, क्योंकि सोल्यूशन तो सबको पता है, हम सबको पता है जो भी हम इसमें इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। सोल्यूशन एवरीबडी नोज द सोल्यूशन। प्रॉब्लम यहाँ है कि किसी को यही नहीं पता कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हो रही है, और उसके लिए मैं इस टेम्पलेट को यूज़ करता हूँ। आई होप कि आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया अभी भी, आई वुड रिकमेंड कि थोड़ी लेंदी चीज़ हैं, आपको दोबारा से इस वीडियो को देखें और उसके बाद भी कोई सवाल तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। देन इंशाल्लाह वी विल डिस्कस हाउ वी कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।